अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिस तरह आप लोग जानते हैं हमने पब्लिक हेल्थ की लेक्चर स्टार्ट किए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ना फूड ग्रुप्स कौन कौन से ऐसे जो है ना फूड ग्रुप्स है जिसमें हमारे पास विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में अबाउट द फूड ग्रुप्स, जिसमें हमने डिस्कस किया मीट, फिश, पोल्ट्री एंड एग। इसके अलावा हमने लेग्यूम्स एंड नट्स की बात की थी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात की थी। लेकिन हमने ये बात नोटिस की थी कि हर एक खुराक में जो भी अकसाम के खुराक हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ हमारे फ़ायदे के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको सारा जो है ना, ये सारा जो टॉपिक है फूड ग्रुप्स को, उसको हमने जो है ना डिटेल में डिस्कस किया है। आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में। प्रिजर्वेशन असल में किस चीज़ को कहते हैं? प्रिजर्वेशन हम कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को। ठीक है ना, मतलब एक चीज़ की जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करना। अब तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है? मतलब ख़ुराक की हिफाजत करना। अब यहाँ पे अगर हम ख़ुराक की हिफाजत की बात कर रहे हैं तो मतलब आपने ये देखा होगा कि हम जब ख़ुराक जो है ना वो पका कर फिर उसको जो है ना खाते हैं, तो इस तरह नहीं होता कि मतलब हम जो है ना उसमें क्या करते हैं, उसकी जो है ना वहीं ख़त्म कर देते हैं। नहीं, हम कभी कभार उसकी हिफाजत की, हम उसे स्टोर भी करते हैं। और उस स्टोरेज का ये फ़ायदा होता है कि हम उसको बाद में जो है ना कंज्यूम कर सकें, हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे यही बात होगी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हम किस तरह से कर सकते हैं, हम किस तरह फूड को जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से जो है ना बैक्टीरियाज और जितने भी जर्म्स हैं ना उससे किस तरह से बचा सकते हैं। आपने सुना होगा जब गोश्त होता है ना तो वो मतलब अगर वो कूलिंग कंडीशन में ना हो तो वो सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो मतलब यही तहफ़्फ़ुज़ हमें करना है कि ये खुराक जो है ना ये ख़राब ना हो। जिस तरह आपने मिल्क जो है ना देखा होगा कि अगर उसको जो है ना कूलिंग कंडीशन ना दी जाए तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं, कि मतलब हम इस खुराक को ख़राब होने से किस तरह बचाएंगे। क्लियर हो गया? तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है? द प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ़ इन्वॉल्व। अब हम हमारे मकासद क्या होंगे प्रिजर्वेशन में? हम जो है ना क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, हमारा जो पहला गोल है वो क्या है कि द आर्ट ऑफ कीपिंग दिम फ्रेश एंड होलसम। मतलब क्या है कि हमने उस खुराक को जो है ना फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने से मुराद ये है कि हम दूसरे टाइम में जो है ना उस खुराक को इस्तेमाल कर सकें, हम उसको खा सकें, हम उसको कंज्यूम कर सकें। मतलब आपने जो है ना सुबह के टाइम पे कुछ जो है ना इनटेक किया है और आप चाह रहे हैं कि मैं ये जो खुराक मैंने अभी पकाया है मैं उसको बाद में भी जो है ना इस्तेमाल करूँ, तो आप उसकी क्या करेंगे? तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। जिस तरह मैंने गोश्त और मिल्क की एग्ज़ाम्पल दी है। क्लियर है ना? तो मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने उसको क्या करना है, उसको जो है ना फ्रेश रखना है। जितना भी खुराक हो, जितना भी आपने कुछ पकाया हो, तो उसको जो है ना फ्रेश रखना, ये हमारा मकसद होगा किस चीज़ का? प्रिजर्वेशन का। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दे विल नॉट लूज़ द न्यूट्रेटिव वैल्यू। मतलब क्या है कि हमने उसको इस तरह से जो है ना प्रिज़र्व करना है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ इसलिए करनी है कि उससे जो न्यूट्रेटिव वैल्यू है ना वो ख़राब ना हो। मतलब आपने सुना होगा जो खुराक ज़्यादातर हम जो है ना आग के ज़रिए पकाते हैं और उसका जो न्यूट्रेटिव वैल्यू है ना वो असल में ख़राब हो जाता है ड्यू टू, मतलब जो फायर होता है ना उसकी वजह से उसके जो न्यूट्रेटिव वैल्यू है ना वो ख़राब हो जाती है। मतलब जो न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट होती है उसकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है ड्यू टू जो हम ज़्यादातर उसको पका लेते हैं, मतलब हम ज़्यादा टाइम जो है ना उसमें लगा लेते हैं। क्लियर है? तो हमारा मकसद क्या होगा कि हम इस खुराक को इस तरह से जो है ना प्रिज़र्व करें कि एक तो वो हमारे पास फ्रेश रहे और दूसरा जो हमारे पास उसकी न्यूट्रेटिव वैल्यू है ना वो ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम टोमेटोज़ और सिट्रस टोमेटोज़ की बात कर लेते हैं,
क्लियर है? तो हम इसको जो है ना इस तरह से प्रिजर्व करेंगे कि इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना वो ख़राब ना हो। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारे पास जो है ना इसकी तीसरी मकसद जो है ना अगर हम देख ले तो वो क्या है, तो वो है दे विल नॉट गेट द इंजीरियस प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है कि ये ख़ुराक, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि ख़ुराक अगर वो ख़राब हो जाए, क्लियर है, तो अगर एक ख़ुराक जो है ना वो ख़राब हो गई है तो मतलब इसका ये है कि ये हमारे लिए क्या हो गई है, ये हमारे लिए इंजीरियस हो गई है। इंजीरियस का मतलब ये है कि ये अब जो है ना हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्यों? उसमें इंजीरियस प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आ गई है। मतलब क्या है कि उसका जो है ना वो ख़राब हो गई है ड्यू टू बैक्टीरियाज। ठीक है? सो बैक्टीरिया की अटैक की वजह से वो ख़ुराक जो है ना वो ख़राब हो जाती है, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह गोश्त हो गई, जिस तरह जो है ना और बहुत सारे ख़ुराक है जो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे प्रिजर्वेशन का मकसद क्या होगा? हमारे प्रिजर्वेशन का मकसद ये है कि हमने ख़ुराक को फ्रेश रखना है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को ख़राब नहीं करना। मतलब अगर एक ख़ुराक जो है ना वो फ्रेश है तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर एक ख़ुराक जो है ना वो सड़ गई है, वो ख़राब हो गई है, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्या हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? और दूसरी बात यह है कि हमने उसे इंजीरियस प्रॉपर्टी से बचाना है ताकि वो ख़राब ना हो, वो सड़ ना जाए। क्योंकि अगर वो सड़ जाए या ख़राब हो जाए तो फिर हम जो है ना उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर वो हमारे लिए ख़राब हो जाती है और फिर हम उसकी जो न्यूट्रिटिव एडवांटेजेस है ना हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम उन खुराक को जो है ना कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारा मेन मकसद क्या है? एक तो फ्रेश रखना, दूसरा न्यूट्रिटिव वैल्यू को बरकरार रखना और तीसरा जो है ना इंजीरियस प्रॉपर्टीज़ को बचाना। क्लियर है? तो ये हमारा जो है ना प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की तीन मकासद हैं। अब अगर हम मेथड्स की बात करें ना तो कॉमन मेथड्स ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन डेली यूज़ आर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कॉमन मेथड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन से अब जो है ना मेथड्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे कि उसके ज़रिए जो हमारा फूड स्टफ़ है ना वो क्या हो जाए, वो प्रिज़र्व हो जाए, उसकी हिफाजत हो जाए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास अगर हम देख ले, एक हो गया कूलिंग, दूसरा है हमारे पास ड्राइंग, तीसरा है हमारे पास साल्टिंग, चौथा स्मोकिंग, पांचवा जो है ना कैनिंग और छठा केमिकल प्रिजर्वेशन। ये हमारे पास क्या है, ये सब है कॉमन मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ़। हमने फूड स्टफ़ को किस तरह से जो है ना प्रिज़र्व करना है, हमने किस तरह से हिफाजत करनी है, तो उसके लिए हमने ये मेथड जो है ना इस्तेमाल करने हैं। कूलिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, कैनिंग एंड केमिकल प्रिजर्वेशन। हम अभी क्या करेंगे, ये सारे जितने भी ये मेथड्स हैं ना इसको डिस्कस करेंगे कि कूलिंग क्या चीज़ होती है और इसके अलावा ये ड्राइंग मेथड क्या चीज़ है। तो ये सारा कुछ जो है ना हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास कूलिंग। कूलिंग से क्या मुराद है? मतलब उस खुराक को ऐसी माहौल प्रोवाइड करना, ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिस से जो है ना मतलब वो ख़राब ना हो। कूलिंग का मतलब क्या है कि वो माहौल जिसमें दर्जे हरारत कम से कम हो। क्लियर है? जिस तरह आजकल जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, ये रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये फ्रीज़र्स हो गई और ये जो रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका जो है ना मकसद हमारे पास कूलिंग है। अब यहाँ पे हम कूलिंग की बात कर लेते हैं, ये किस तरह से जो है ना प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करता है। तो पहला अगर हम देख ले, कूलिंग प्रिवेंट्स आर स्टॉप्स बैक्टीरियल एक्टिविटी। हमारे पास जो खुराक ख़राब हो रही है ना, तो वो क्यों ख़राब हो रही है? क्योंकि उस पर जो है ना बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया जो है ना उस पर अपनी अमल स्टार्ट कर लेती है। तो जब भी एक खुराक पर बैक्टीरिया अटैक करती है तो वो खुराक जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मतलब जो कूलिंग है ना ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करेगा या स्टॉप करेगा किस चीज़ को, बैक्टीरियल एक्टिविटी को।
तो जब यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो मतलब वो खुराक ख़राब होने से बच जाता है। अच्छा, इसके बाद इट डज नॉट किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या करेगा, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना। अच्छा, अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? पैथोजेनिक का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में बीमारी कॉज कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये क्या करेगा, इट डज नॉट किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी को ये क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा। लेकिन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, ये इसको किल नहीं करता। क्लियर है? मतलब ये इसकी किलिंग के बजाय ये क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है ना, उसको स्टॉप कर लेता है। क्लियर? तो ये आपको इसकी मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए कि मतलब कूलिंग क्या चीज़ है और कूलिंग किस तरह से जो है ना फूड प्रिजर्वेशन करती है, और अगर वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है तो क्या वो उसको मार रहा है या उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है या ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद cooling also delays the action of enzyme that cause ripening. Frozen stuff should be consumed as such are within an hour after defrosting। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, मैं आपको अभी जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये रिपेनिंग क्या चीज़ होती है और ये जो फ्रोज़न पार्ट की जो बात हो रही है ये क्या चीज़ होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देख लेना, ये क्या बता रहे हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि कूलिंग जो है ना, ये क्या करती है, ये डिले करती है एक्शन ऑफ एंजाइम को। एक्शन ऑफ एंजाइम को ये डिले करेगा दैट कॉज द रिपेनिंग। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो ये रिपेनिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, रिपेनिंग एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लेना तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पे ये सारा जो है ना फ्रूट डेवलपमेंट और ये सारा जो है ना, यहाँ पे ये इसकी फ्रूट रिपेनिंग की बात की गई। तो मतलब इसमें ये सारा कुछ जो है ना ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले फ्रूट सॉरी रिपेनिंग मीनिंग इन उर्दू। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको अभी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मतलब रिपेनिंग का क्या मतलब है, पक रहा है एक चीज़ को जो है ना अपने टाइम तक पहुंचना। अगर एक खुराक हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो क्या हो गई है, रिपेनिंग के टाइम तक पहुंच गई है, तो वो मतलब इसका ये है कि वो जल्दी से ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लेना, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कूलिंग क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। तो जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो वहाँ पे ये जो रिपेनिंग है ना ये भी क्या हो जाती है, मतलब ये भी हमारे पास जो है ना स्लो डाउन हो जाती है। जब हमारे पास रिपेनिंग स्लो डाउन होगी तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तब तक जो है ना ये खुराक क्या कर सकते हैं, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देख ले, फ्रोज़न फूड स्टफ शुड बी कंज्यूम्ड एज सच आर विद इन अ फ्यू आवर आफ्टर डिफ्रोस्टिंग। फ्रोज़न क्या चीज़ कहते हैं, हम जब यहाँ हम रेफ्रिजरेटर में एक खुराक को रख देते हैं और वो फ्रीज़ हो जाता है, और आफ्टर दैट फ्रीजिंग हम दूसरे टाइम पे उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है ना वापस उसको गर्म करते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी आप एक फूड स्टफ़ को फ्रीज़ कर ले और फ्रीज़ करने के बाद अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे तो आपने उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने क्या करना है, आपने विद इन फ्यू आवर्स ऑफ डिफ्रोस्टिंग क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी
और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये जो खुराक है ना ये ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कूलिंग मेथड फॉर फूड। यहाँ पे अब देख लो ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना ये 2 स्टेज फूड सेफ कूलिंग है। मतलब ये बता रहे हैं कि आपने जो है ना कितनी डिग्री सेल्सियस पे या फ़ारेनहाइट पे जो है ना इसको बरकरार रखना है। क्लियर है। अच्छा, मैं आपको जो दिखाने वाला था वो है यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन। ये वाला देख लो, ये आसान है। फ्रीजिंग एंड कूलिंग आर द बेस्ट मेथड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है कि कूलिंग एंड फ्रीजिंग हेल्प इन द स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल, देयर ग्रोथ स्लो डाउन एट अ लो टेम्परेचर। मतलब क्या है कि जब हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये वाला देख लो, अगर हम जब रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे इस खुराक को वहाँ पे रखते हैं। तो जब हम वहाँ पे लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो इसकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ना वो स्टॉप हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर है। तो ये हम क्या यूज़ करते हैं, कूलिंग मेथड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है ड्राइंग। अब देख लो यहाँ पे ड्राइंग है हमारे पास दूसरा मेथड। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड फेवरेट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एंड इन recent year it has been extended to include vegetables, milk, eggs and almost every kind of food stuff. This method gives ideal antiseptic condition. अब मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आपको मैं जो है ना इंटरनेट पे दिखा दूंगा। असल में ये पिक्चर्स मैं यहाँ पे डाल रहा था लेकिन वो यहाँ पे फिट आउट नहीं हो रहे थे, तो उस वजह से जो है ना मैं अभी आपको जो है ना यहाँ रिकॉर्डिंग में ही दिखा रहा हूँ। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, असल में ये बता रहे हैं कि ड्राइंग जो है ना ये हमारे पास एक बेस्ट मेथड है और इसमें हम हर किस्म की खुराक को प्रिजर्व कर सकते हैं। जिस तरह से इन वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गई, इसके अलावा एग्स हो गई। और रिमेंबर वन थिंग, ये हमें क्या करेगा, ये हमें आइडियल एंटीसेप्टिक कंडीशन फराहम करेगा। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है, फ्री फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। क्लियर है। तो जब भी पैथोजेंस, जहाँ मतलब ये बैक्टीरियाज और कुछ भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी जगह पे मौजूद नहीं है तो इसको हम एंटीसेप्टिक कंडीशन कहते हैं। तो मतलब ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए ये जो ड्राइंग कंडीशन है ना ये क्या करती है, ये आइडियल कंडीशन है फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ड्राइंग में हम क्या कहते हैं, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया सून डाई व्हेन ड्राई। जब हम उसको ड्राई करते हैं जो, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसकी डेथ हो गई तो मतलब उसमें ऐसी जो है ना हमारे लिए वो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर। तो एक हो गया कूलिंग, दूसरी हो गई हमारे पास ड्राइंग। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि असल में ड्राइंग क्या चीज़ होती है। ड्राइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे ये देख लो, ये सारा कुछ जो है ना ये क्या हो रहा है, ये ड्राइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हो रही है। ये सारा कुछ जो है ना ये क्या हो रहा है, ये अगर आप यहाँ पे देख ले तो इसको ड्राई कर दिया गया है और ड्राई के बाद जो है ना वो क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से स्टोर करते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ये anything can be dried such as vegetables, dry fruits, fish or meat products. Dried product can be। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, प्रोसीजर ऑफ फूड ड्राइंग बाय ड्राइंग मेथड। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि मतलब हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं।
ये अगर आप देख ले, आपने देखा होगा हम जो है ना क्या करते हैं, हम जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, हम जो है ना उसको यहाँ पे आप देख लो, ये बड़ा एक बेस्ट एग्जांपल है। ड्राइंग टेक्निक में हमारे पास कौन कौन से है, एक है हमारे पास सन ड्राइंग, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने घरों में। मतलब हम जो है ना उस खुराक वगैरह को क्या करते हैं, हम धूप में उसको रख के वो ड्राई हो जाती है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो इसके अलावा वैक्यूम ड्रायर भी है, जो वैक्यूम यूज़ होता है, सोलर ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन, ओवन भी जो है ना, माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो भी यूज़ होता है, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर हो गई, रोलर और ड्रम ड्रायर, बिन ड्रायर एंड बिल ड्रायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है सन ड्राइंग। यहाँ पे देख लो, ये आपको नज़र अगर आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारा जो खुराक है ना ये धूप में यहाँ पे रख के ये ड्राई कर रहे हैं। तो मतलब जब ये ड्राई होंगे तो उस ड्राइंग की वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं वो जो है ना उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ की वजह से जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हम उस खुराक को यूज़ कर सकते हैं, हम उस खुराक को लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग मेथड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फर्दर सच फूड्स आर सेल्डम ईटन रॉ एंड देयर फॉर कुकिंग इज़ अनदर सेफ गार्ड। मतलब क्या है कि ये खुराक जो है ना हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, हम इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आ जाती है सॉल्टिंग। ये सॉल्टिंग का मतलब ये है कि हम जो खुराक प्रिजर्व करना चाहते हैं हम उसमें क्या कर लेते हैं, क़दीम ज़माने में इस तरह होता था कि जो मीट हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, इसमें साल्ट को ऐड किया जाता था। तो सॉल्ट असल में क्या चीज़ करती है, सॉल्ट एंटीसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करती है। सॉल्ट जो है ना वो क्या करती है, एंटीसेप्टिक कंडीशन, मतलब वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप करती है। क्लियर? तो सॉल्टिंग असल में क्या चीज़ है, इट इज़ द ओल्डेस्ट नाउन मेथड यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। क्या मतलब कि ये एक क़दीम ज़माने का मेथड है, तरीक़ेकार है जो यूज़ होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट एंड वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सॉल्टिंग मेथड इस्तेमाल होती थी। अच्छा, दिस एक्शन ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन पे। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, जब किसी जगह पे अगर आपकी बॉडी में या किसी जो है ना मतलब पानी की कमी को हम जो है ना डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक्शन ऑफ सॉल्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिहाइड्रेशन पे। जब भी एक खुराक और वेजिटेबल में पानी की तादाद कम होगी और सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो मतलब ये मेथड कामयाब होगा। लेकिन अगर वहाँ पे पानी की तादाद ज़्यादा है और हम उसमें साल्ट यूज़ करेंगे तो वो साल्ट क्या हो जाएगी, वो सॉल्युबल हो जाती है इन दी वाटर। क्लियर? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉल्टिंग मेथड जो है ना ये तब कामयाब होगा जब डिहाइड्रेशन होगी, मतलब पानी की तादाद जो है ना मीट में या वेजिटेबल में क्या होंगी, कम होगी। क्लियर? अच्छा, मतलब सिंपल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी आप साल्टिंग मेथड इस्तेमाल करें तो जो मीट है और वेजिटेबल है उसको बिल्कुल क्या करें, ड्राई करें और फिर जो है ना इसमें साल्ट यूज़ करें। अच्छा, देयर इज़ आल्सो अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंटरफेरेंस विद द रैपिड एक्शन ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, ये असल में इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरीन का जो है ना इस पे डायरेक्ट इफेक्ट है और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन को अगर ये रिमूव करेगा तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करते। क्लियर? और दूसरी बात ये है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम का जो है ना रैपिड एक्शन इंटरफेयर करता है उसमें। क्लियर? तो ये क्या करेगा, एक तो क्लोरीन इफेक्ट है, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना वो क्या होंगे, वो अपनी जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसे कहते हैं, जो लाइसिस करते हैं। लाइसिस जानते हो ना, लाइसिस कहते हैं हम किसी चीज़ को कट आउट करना। क्लियर? इसको हम लाइसिस कहते हैं।
तो मतलब प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ना वो क्या हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये इनको उसकी क्या कर लेता है, उसकी लाइसिस कर देता है। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्टिंग मेथड। अब आ जाते हैं इंटरनेट, सर्च करते हैं कि सॉल्टिंग मेथड किस तरह होती है। सॉल्टिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये अब आप देख ली, ये क्या कर रहे हैं, ये हाँ ये बेस्ट एग्जांपल है फूड प्रिजर्वेशन। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सॉल्ट को जो है ना इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जब ये सॉल्ट यहाँ पे ऐड होगा तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम और ये क्लोरीन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे आप देख ले, ये सॉल्टिंग मेथड यूज़ हो रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा अगर ये एग्जांपल आप देख ले तो ये सारा कुछ जो है ना ये सॉल्टिंग मेथड है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स द स्मोकिंग। So, smoking, this method consists mainly in rapid drying plus germicidal action of certain substances in the smoke। मतलब क्या है कि ये मेथड हम जो है ना रैपिड ड्राइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी स्मोक, असल में यहाँ इसकी मुराद ये है कि धुएं के ज़रिए अगर हम जो है ना क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग कहते हैं। अच्छा, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ मेनली इन रैपिड ड्राइंग प्लस जर्मिसिडल एक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन द स्मोक। मतलब क्या है, जर्मिसिडल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये जर्म को किल करेगा। सिडल का ये जो वर्ड है ना, ये जब भी इस्तेमाल हो इसका मतलब है किलिंग ऑफ germs, germicidal killing of germs, bactericidal killing of bacteria। क्लियर? ये आपने फार्माकोलॉजी में ये वर्ड सुना होगा कि बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को स्टॉप करते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं कि वो बैक्टीरियोसिडल होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है ना उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, एक तो ये रैपिड ड्राइंग करेगा और दूसरा जो है ना जर्मिसिडल एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग डू नॉट गो डीप एंड द पेनिट्रेशन इज़ आल्सो पार्शल। मतलब क्या है कि जब हम स्मोकिंग यूज़ करते हैं तो ये जो फूड है ना ये इसकी अंदर इतना नहीं जाती। क्लियर है? क्योंकि वो तो स्मोक होती है, मतलब वो इतना पेनिट्रेट नहीं करती। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ के अंदर चले जाना। तो ये कह रही है कि जो स्मोकिंग मेथड है ना ये इतनी पेनिट्रेट नहीं करती और इतना जो है ना अच्छी तरह से फूड को प्रिजर्व नहीं करती। देयर फॉर प्यूट्रिफैक्शन में अकर इन द इंटीरियर। प्यूट्रिफैक्शन का मतलब ये है कि जो खुराक है वो अंदर से ख़राब हो सकती है, लेकिन बाहर से वो ठीक होगी लेकिन अंदर से वो ख़राब हो सकती है। अच्छा, द आर्टिकल एक्सपोज टू स्मोक बिकम ड्राई एंड इम्प्रेगेटेड विद द स्मोक प्रोडक्ट्स। अब सिंपल अगर यहाँ पे हम देख ले तो स्मोकिंग का जो मेथड है वो कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन हम उसको ज़्यादा देर तक जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसके ज़रिए ज़्यादा देर तक फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते। क्यों? उसकी एक वजह ये है कि मतलब हमारे पास एक तो जो है ना ये खुराक बिल्कुल ड्राई हो जाती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो स्मोक है ना ये डीप डाउन नहीं जाती, जो खुराक है उसकी अंदर जो है ना वो नहीं पहुंचती। तो मतलब अब उसकी जो है ना अगर ये अंदर नहीं पहुंचेगी तो मतलब सरफेस पे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन जो अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं खुराक के अंदर तो मतलब वो क्या हो सकती है, वो उस खुराक को ख़राब कर सकती है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्मोकिंग मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो ये क्या यूज़ हो रहा है, ये सिंपल एग्जांपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। क्लियर? अच्छा,
ये अगर आप देख ले तो ये क्या हो रहा है, ये फूड प्रिजर्वेशन हो रही है। यहाँ ऑलरेडी हम जो है ना ये नॉर्मली हम कॉमनली ये यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इसमें बात ये हो रही है कि ये ऊपर से तो जो है ना मतलब वो हो जाती है, लेकिन अंदर की जो खुराक है ना वो ख़राब रह जाती है। क्लियर। तो हम इसको ज़्यादा देर तक वो नहीं कर सकते, फूड को जो है ना प्रिजर्व नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये असल में ये ज़्यादातर ये मेथड जो है ना ये क़दीम ज़माने में यूज़ होते थे। उस ज़माने में या उस जगहों पे ये यूज़ होता है जहाँ पे मतलब ये फ्रीजिंग और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और ये सारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो मतलब वहाँ पे ये जो ये एक्टिविटीज़ हैं ना ये यूज़ होती हैं। अच्छा, अब आ जाती है कैनिंग के हवाले से। सो कैनिंग में अगर हम देख लेना तो कैनिंग से मुराद क्या है। आपने सुना होगा कैनिंग, कैन, कैन को यूज़ करना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ सिंपली दिखा देता हूँ कि कैनिंग असल में है क्या चीज़। ये देख लो, ये आसान सी जो है ना इसकी एग्जांपल्स है। यहाँ पे आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, कैन एक बॉटल्स होते हैं और उसमें हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। आपने देखा होगा ये शॉप्स पे इस तरह के जो है ना मतलब वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम उसको देख लें तो वो उसकी जो है ना एक्सपायरी डेट ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक होती है। तो मतलब वो किस तरह से ये लोग प्रिजर्व करते हैं, तो ये कैनिंग में जो है ना इसको प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैनिंग मेथड कहते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। ये सारे क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कैनिंग है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाती है थियरी की तरफ। सो कैनिंग इट इज़ द बेस्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। ये पैरासाइट और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक बेस्ट सेफ गार्ड है। इट इज़ आइडेंटिकल विद द स्टेरलाइजेशन ऑफ फूड। स्टेरलाइजेशन का क्या मतलब है, जितने भी सर्जिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको स्टेरलाइजेशन का पता होता है। स्टेरलाइजेशन हम किसे कहते हैं, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, इसको हम स्टेरलाइजेशन कहते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया और पैरासाइट को बिल्कुल ही किल करेगा। और इसके अलावा द टाइम एंड द टेम्परेचर वेरी फॉर ईच फूड। अब ये क्या कर रहे हैं कि टाइम और टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करते हैं फॉर ईच फूड। मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि कुछ खुराक इस तरह के होते हैं कि मतलब उसमें लिखा होता है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2-3 साल है, लेकिन ये फूड पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक जो है ना वो प्रिजर्व हो सकता है। क्लियर। द हीट मस्ट पेनिट्रेट द इंटायर कैन। मतलब क्या है कि ये जो हीट है ना इसको, इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज़ होता है, स्पेसिफिक हीट यूज़ होता है और वो इंटायर कैन में पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब ये है कि वो हीट इंटायर कैन के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो कैन फूड है ना, कैन फूड में बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर ओपनिंग। जब आपने ये कैन को ओपन किया, आपने देखा होगा इस पे लिखा होता है कि उस खुराक को कभी भी ना ख़रीदे जिसका जो सील है वो ब्रोकन हो। मतलब अगर किसी ने उसको ओपन किया है तो आपने उसको ख़रीदना नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ओपनिंग के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो कैन फूड होता है अगर उसको ओपन किया जाए तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लियर। सो द प्रोसेस ऑफ कैनिंग डज नॉट इंटरफेयर विद द मोस्ट विटामिन्स। कैन फूड शुड बी कीप्ड कूल्ड एज हीट स्पॉइल द कंटेंट्स। मतलब क्या है कि जो कैन के अंदर जो हीट जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकती है, तो मतलब आपने क्या करना है, जो कैन फूड है उसको आपने कूल टेम्परेचर में केप्ट करना है। मतलब आपने कूल टेम्परेचर में उसको रखना है, क्योंकि जो हीट है वो क्या कर सकती है, स्पॉइल्स द कंटेंट्स को ख़राब कर सकती है, उसके अंदर जो खुराक है उसको ख़राब कर सकती है। अच्छा, इसके बाद इन बैडली फिटेड केन्स द एंड्स विल बल्ज एंड ऑन ओपनिंग गैस विल एस्केप, सो सच कैन मस्ट बी डिस्कार्डेड। मतलब क्या है कि अगर एक बैडली फिटेड कैन है, क्लियर हो गया, तो उसकी जो ओपनिंग है उससे गैस जो है ना वो क्या हो सकती है, वो एस्केप हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको
ट्राई करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। ये क्या है? बैडली फिटेड कैन्स, फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे देख लो, मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे अगर ये बैडली फिटेड केन्स है ना, और ये यहाँ पे इसका जो ओपनिंग है वो ख़राब हो जाए, तो मतलब आपने क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, इसको फिर यूज़ नहीं करना। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब भी इसका जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाए तो उसके बाद ये इन्फेक्टेड हो सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी उसको यूज़ नहीं करना। क्लियर? तो ये एक दूसरा मेथड हो गया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, उसमें है हमारे पास केमिकल प्रिजर्वेशन। मतलब हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। सो केमिकल प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, हम जब खुराक को केमिकल्स के ज़रिए प्रिजर्व करते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन। These are used for preservation of food. They only act as bacteriostatic. मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि बैक्टीरियोस्टैटिक का क्या मतलब है, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाए लेकिन उसकी किलिंग ना की जाए, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये सिंपल सी बात है, दे ओनली एक्ट एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एंड हैव नो जर्मासिडल एक्शन। जर्मासिडल का क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया की किलिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा। अच्छा, ईच सब्सटेंसेस मस्ट बी कंसिडर ऑन इट्स ओन मेरिट्स एंड इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक फूड। मतलब ये है कि हर किस्म की फूड के लिए अलग अलग जो है ना केमिकल यूज़ होता है और उसकी मकदार उस फूड पे डिपेंड करती है। But in general, it must be kept in mind that any substances in large quantity, if poisonous, should consider poisonous in less quantity until proof otherwise। मतलब क्या है कि हम इस तरह से जो है ना कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक केमिकल हमारे लिए पॉइज़न बन गई है या हम इसको देख ले कि एक खुराक है वो ख़राब हो गई है, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल, इसका मतलब ये है कि पॉइज़न अगर जहर तोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो जहर ही रहता है। क्लियर है? तो मतलब हमने ये वाली बात नहीं करनी कि अच्छा ये खुराक थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो हम इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा ख़राब हो गया है तो हम इसे नहीं खा सकते। नहीं, हमने इस तरह नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर जो है ना वो बैक्टीरिया की प्रिवेंशन ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है। बेंजोइक एसिड एंड बेंजोएट ऑफ सोडा इज आल्सो एडेड सम टाइम फॉर द प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है कि बेंजोइक एसिड हो गई और बेंजोएट ऑफ सोडा हो गई, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो ये यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना मतलब ये यहाँ पे देख लो, ये क्या बता रहे हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन डिवाइडेड इनटू क्लास 1 प्रिजर्वेशन एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। क्लास 1 में हमारे पास साल्ट, शुगर, स्पाइस, विनेगर, हनी और ये सारा कुछ जो है ना यूज़ होता है, और क्लास 2 प्रिजर्वेशन में हमारे पास बेंजोइक एसिड, सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो है ना ये यूज़ होते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। क्लियर है ना? तो ये सारा कुछ जो है ना यूज़ होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख लो, ये क्या चीज़ है, हाँ ये नहीं, ये नहीं है, एक मिनट। अच्छा बस, चलो ठीक है, आपने देख लिया ना कि केमिकल प्रिजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, केमिकल प्रिजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल हम करते हैं, और केमिकल प्रिजर्वेशन में हम बेंजोइक एसिड हो गई और इसके अलावा बेंजोइक ऑफ सोडा हो गई, ये सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये असल में मकसद इस सारे टॉपिक का ये है कि हम अपनी फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें, हम उसको बाद में कंज्यूम कर सकें। ठीक है? तो
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो टॉपिक होगा न्यूट्रिशनल नीड्स इन फिजियोलॉजिकल स्टेट। मतलब एक बंदे को फिजियोलॉजिकल स्टेट में कितनी खुराक की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसको डिस्कस करने वाले। क्लियर? अगर एक चाइल्ड हुड के ज़माने में है, या फिर जो है ना वो एडल्ट हो जाए, या एडोलेसेंट न्यूट्रिशन है या एडल्ट न्यूट्रिशन है, तो उसको कितनी खुराक लेनी चाहिए। क्लियर है? तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।